स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है? स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली एक स्फीयर को अगर हम यहाँ से काट दें और यहाँ से काट दें तो हमारे पास कुछ इस तरह की कटोरी जैसी है, कुछ बोल जैसा कुछ ऐसी कैविटी बचती है, और उसको अगर हम एक तरफ से पॉलिश कर दें तो वो मिरर की तरह काम करने लग जाता है। वही बन जाता है हमारा स्फेरिकल मिरर। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये देखो। तो ये एक इस तरीके से आप देख सकते हो, ये स्फेरिकल मिरर है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कुछ दो इंपॉर्टेंट रेडियस होते हैं। पहली बात तो जिस स्फीयर से इसको काटा गया है उसका कुछ इस तरीके से रेडियस होगा, उसे हम कैपिटल आर बोलते हैं। वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा कर्वेचर? अगर ये हमारा स्फेरिकल मिरर है तो इसमें देखो इस तरीके से कुछ कर्व है, तो उस कर्वेचर का ही जो रेडियस हो जाता है वही हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से उस कर्वेचर का कुछ सेंटर भी होगा, जैसे यहाँ पर एक सेंटर है तो उसे हम बोलते हैं सी। अच्छा, साथ में हमने ये जिस रेडियस का इसे काटा है ना, देखो यहाँ पर इस तरीके से, तो हमारे पास इसका भी कुछ रेडियस होता है, ये वाला रेडियस वो बन जाता है हमारा अपर्चर का रेडियस, उसको हम स्मॉल आर बोलते हैं। अपर्चर क्या चीज़ होती है? जितना ये आपको एरिया दिख रहा है ना, यही अपर्चर होता है। तो जैसे ये बड़े अपर्चर वाला मिरर है, मेरे पास एक छोटे अपर्चर वाला भी मिरर है। इन दोनों में आप देख सकते हो इसका अपर्चर बड़ा है, इसका अपर्चर छोटा है। हो सकता है दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो, किसे पता। यहाँ पे देखें इनकी फोकल लेंथ क्या लिखी है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली दोनों का अलग अलग हुआ। लेकिन इसको हम दोनों तरफ से पॉलिश कर सकते थे। ये कांच का है, अभी ये कॉनकेव मिरर है, इस तरफ अगर पॉलिश कर देते हम तो फिर ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। तो देखो इसी को काट करके हम अगर इधर पॉलिश करते हैं, ये बन जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और ये भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये दोनों कॉनकेव मिरर है। क्यों? केव जैसा बना हो ना, गुफा जैसा, इसमें गुफा है, इसमें घुस जाओ आप। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ और पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखो हमारे पास ये जो मिरर है, मान लो उसके सेंटर से और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम इस तरीके से लाइन पास कर दे तो वो जाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस उसको आप बोल सकते हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो सेंटर से ही जाए, ये सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए। और जिस पॉइंट पर वो मिरर को इंटरसेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं पोल, उसको लिखा जाता है पी से। अगेन पोल और प्रिंसिपल एक्सिस हमारी कन्वीनियंस के लिए। जैसे अगर ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, उसका पोल यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा हो, हमेशा मान लो हमारे पास इस तरीके से मिरर रखा है, इस बार हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हम इसको भी ले सकते हैं। मान लो अगर हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से रे डायग्राम वगैरह बनाएंगे, उस केस में हम पोल यहाँ पे बना लेंगे हमारी कन्वीनियंस के लिए। या फिर हो सकता है कि मिरर के सेंटर से ही वो पास ना हो। देखो इस केस में मिरर के सेंटर से वो पास नहीं हो रहा है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि पोल हमेशा मिरर के मिड पॉइंट पे ही रहे, ये सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए है। और आगे देखते हैं। स्फेरिकल मिरर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फोकल पॉइंट। अब ये फोकल पॉइंट क्या होता है? फोकल पॉइंट को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रेज आ रही है इस तरीके से, तो वो सब आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी की सारी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, उस पॉइंट पर उनका सबका फोकस हो जाता है, तो इसलिए उसे फोकल पॉइंट या फिर सिंपली फोकस बोला जाता है। इस केस में हम देखें यहाँ पर कहीं पर पास होगी। अच्छा, ये रे रिफ्लेक्ट कैसे होगी? देखो यहाँ पर हो तो रहा है रिफ्लेक्शन, ये एक मिरर है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो होंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो मान लो हमारे पास ये रे आई है, अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे पता करोगे? देखो ये एक स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें नॉर्मल बनानी है तो उसके सेंटर से आप एक लाइन इस तरीके से जोड़ दो तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल हो जाती है। तो हम वही करेंगे, यहाँ पर एक सेंटर से इस तरीके से लाइन यहाँ पर जोड़ देंगे। टेढ़ी बन गई यार, ये बन गया हमारा नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है ये वाला एंगल आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ से ये रे देखो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, ये बन जाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये वाली रे और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी बन जाता है हमारा इस तरीके से आई। अब हमें पता करना है कि फोकस डिस्टेंस कौन सा है, तो फोकस को हम नापते हैं जनरली पोल से। तो पहले तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे कि ये है हमारा पोल P और ये है हमारा फोकल पॉइंट F। हमें पता करना है FP, ये जो लेंथ है वो कितनी है। FP कैसे पता करोगे? अरे भाई इसमें से ये वाली लेंथ को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाली लेंथ हम पता कर सकते हैं। ओके, एक काम करो, यहाँ पर इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो।
यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि I इज इक्वल टू आर होता है और ये तो I के बराबर ही था, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। तो इसको हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो सिमेट्रिकली ये कट जाएगा और ये वाली जो लाइन है ये लाइन 50-50% में डिवाइड हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस आ जाता है r/2। अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाली लेंथ है हमारी CF और r/2 में एक रिलेशन है, वो है cos थीटा का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं CF cos I इज इक्वल टू r/2। हमें पता करना था CF, तो CF की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है CF इज इक्वल टू r/2 cos I। हमारे पास फोकस ये वाली जो डिस्टेंस थी FP हमें पता करना था, FP की वैल्यू हो जाएगी FP इज इक्वल टू R माइनस CF विच इज इक्वल टू R माइनस R/2 अपॉन cos I। या फिर इसको आप लिख सकते हो, R को आप कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos I, या फिर इसको आप बोल सकते हो सेकेंट I डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास फोकस या फोकल लेंथ हम इसे बोलेंगे, पोल से फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला आ चुका है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सब सारी की सारी रेज इसी पॉइंट से पास करें। देखो, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारे पास FP की यानी ये वाली डिस्टेंस अलग अलग आने वाली है। अगर मैं बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लूँ, मान लो यहाँ से रेज आ रही है, तो वो कुछ इस तरीके से क्रॉस करेगी। अच्छा, इसको आप ऐसे समझो, हमारे पास इस तरीके से पूरा स्फेरिकल मिरर होता है, तो मान लो यहाँ से रे आ रही है, तो यहाँ पर तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरीके से हो सकता है कि रे पोल पे जाकर हिट कर जाए। तो हमें अब कुछ अप्रॉक्सीमेशंस करने पड़ेंगे। हम सिर्फ उन रेज की बात करेंगे जो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के और साथ में पैरेक्शियल भी होंगी। अभी पैरेक्शियल क्या होता है? पैरेक्शियल मतलब ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो होंगी लेकिन इतनी ज़्यादा दूर नहीं होंगी, है ना। तो वो एकदम बहुत ही नज़दीक वाली रेस की हम बात करेंगे, सिर्फ इतने। हम इतना बड़ा मिरर बनाएंगे ही नहीं, हम यहाँ से इसको तोड़ देंगे। तो आप इस मिरर को भी देखोगे ना, तो इसका कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कर्वेचर दिखता नहीं है, क्योंकि इतना सा तो मिरर बचा है, उसमें कितना ही कर्वेचर दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये मिरर फिर भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। ओके, इसको तो हम डिटेल में देखने वाले हैं बाद में। अगर हमारी रेस सिर्फ पैरेक्शियल है तो उसका फ़ायदा क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर पैरेक्शियल रेस थीटा इज़ वेरी क्लोज टू 0। तो वहाँ पर हमारा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 1 और साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है सिर्फ थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये कुछ अप्रॉक्सीमेशंस है जो हम हर जगह करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में। ये कुछ अप्रॉक्सीमेशंस हैं जो इस पूरे चैप्टर में हम सभी जगह करने वाले हैं, चाहे हम लेंस पढ़ लें, चाहे मिरर पढ़ लें, चाहे कोई भी चीज़ पढ़ लें। तो इसको आप याद रख सकते हो। ये कुछ अप्रॉक्सीमेशंस हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चाहे हम लेंस पढ़ लें, चाहे हम मिरर पढ़ लें, कोई भी चीज़ पढ़ लें। अच्छा, और एक चीज़ देखो कि यहाँ पर जब हम बोलते हैं थीटा क्लोज टू 0, तो एक्चुअली वो 0 नहीं होता है। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 2-3 डिग्री के आसपास होती है, तो उसे बहुत ही छोटा एंगल बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू रेडियंस में ली जाती है। थीटा इज़ इन रेडियंस, ठीक है। तो तभी साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होगी। अगर थीटा की वैल्यू 2 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। साइन थीटा 1 से बड़ा तो कभी होता ही नहीं है ना। तो उसको 2 डिवाइडेड बाई हमें फिर पाई बाई वो कन्वर्जन करना पड़ता है वहाँ पर। ओके, ऐसे केस में देखते हैं हम कि हमारा जो फोकल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, उसकी वैल्यू हो जाती है f इज इक्वल टू आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाती है। ये हमारा आंसर आता है r माइनस आर बाई 2, यानी कि सिंपली r बाई 2। तो स्फेरिकल मिरर के केस में हमारा फोकल डिस्टेंस या फिर फोकस का जो डिस्टेंस है पोल से, उसकी वैल्यू आ जाती है r बाई 2। इसकी कंडीशन क्या होती है? रेज होनी चाहिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेक्शियल होनी चाहिए। और इसको कहने का और एक तरीका भी हो सकता है कि हमारा जो रेडियस होता है, ये अपर्चर का रेडियस जो होता है, ये अपर्चर वाला रेडियस बहुत छोटा होना चाहिए इसके कर्वेचर का जो रेडियस है उससे। उस केस में हमारी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं और हमारे पास स्फेरिकल मिरर आ जाता है। फोकस की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि रेस पैरेलल एंड पैरेक्शियल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट नोन एज फोकस। तो देखो, हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस था और कुछ पैरेलल पैरेक्शियल रेज आ रही थी, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हैं,
है ना, वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होती है, उसे हम फोकस बोलते हैं। और अपीयर टू मीट हमारे कॉन्वेक्स मिरर में होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में इस तरीके से रे आती है और इधर निकल जाती है। हमें लगता है कि रेज यहाँ से कहीं से आ रही होंगी, तो ये वाली रे भी इधर आ रही है, हमें लगेगा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही थी, तो वही हो जाता है हमारा फोकस पॉइंट। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब हमारी रेज पैरेक्शियल नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से रे आ रही है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से देखो ये 3 सेंटीमीटर पर ही इस तरीके से एक पैरेलल रे आ रही है। पैरेलल जरूर है रे, लेकिन आप देखोगे कि इस मिरर का जो रेडियस है, ये अपर्चर वाला रेडियस है स्मॉल आर, उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर तो है ही सही, है ना। 3 सेंटीमीटर दूरी पर अगर रे आ रही है तो, और किसी भी तरीके से हम बोल नहीं सकते 3 इज मच मच स्मॉलर देन 5, तो ये तो नहीं है, तो हमारा वो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ हमें बनाना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे निकलेगी यहाँ से आर, और हम देख के बता सकते हैं यार ये इसका मिड पॉइंट तो नहीं है, ये यहाँ पर तो नहीं आ रही थी। तो इस बार हमें अगर ये डिस्टेंस पता करना है, तो फोकस का जो डिस्टेंस है एफ अगर हमें पता करना है एफ, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी, हम फॉर्मूला लगाएंगे आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 कॉस आई। आर की वैल्यू है 5 माइनस 5 अपॉन 2 कॉस आई। आई की वैल्यू तो पता ही नहीं मुझे, ये एंगल नहीं पता, ये एंगल नहीं पता, तो किसको कैसे हम पता कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये वाली लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और ये है हमारा काफ़ी पॉपुलर वाला राइट ट्राइंगल। तो यहाँ से हमें पता चलता है आई की वैल्यू है 37 डिग्री, तो कॉस 37 डिग्री। कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो यहाँ जाएगा 5 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 4 यानी कि 8 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा, और 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 8, हमारा आंसर आ जाता है 15 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर। हमने देखा कि अगर हमारी रेस पैरेक्शियल नहीं है, काफ़ी दूरी से आ रही हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं मार्जिनल रेस, क्योंकि वो इस लेंस मिरर के एकदम एक्सट्रीम पे है, वो मार्जिन पे है, तो वो हमारे काम नहीं आती। तो मार्जिनल रेस के लिए फोकस की डेफिनेशन r/2 नहीं होती है। तो ऐसे तो हमारे कोई भी मिरर फिर सब जगह हम अप्रॉक्सीमेशन ही कर रहे हैं, है ना। हमारा ये जो फॉर्मूला था इसमें आई की वैल्यू को हम मान लेते हैं कि वो बहुत ही छोटा है, 1 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन फिर भी वो होता तो अप्रॉक्सीमेशन ही है। क्या हम कुछ परफेक्शन नहीं ला सकते इसमें कि भाई हमेशा एग्जैक्टली प्रिसाइजली वो एक ही पॉइंट से पास हो। तो वैसा भी किया जा सकता है, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है पैराबोलिक मिरर्स का। पैराबोलिक मिरर्स में क्या होता है कि उनका इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया जाता है। पैराबोला की इक्वेशन ये है, पैराबोला की प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई रे आती है उसका यहाँ पर स्लोप इस तरीके से होता है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट जो फोकस पॉइंट होता है उससे ही पास करती है, एग्जैक्टली वहीं से जाएगी, है ना, हमेशा वहीं से जाएगी। साथ में पैराबोला की और एक प्रॉपर्टी होती है। पैराबोला का कहना ही क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का लोकस जो एक फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से उसका डिस्टेंस दोनों बराबर होता है, वो पैराबोला का पाथ होता है। तो उससे हमें और एक चीज़ पता चलती है कि मान लो यहाँ से रेज आ रही थी, है ना, तो वो सभी रेज एक साथ फोकस पे पहुँचेंगी। जैसे यहाँ पर सारी रेज एक साथ स्टार्ट हुई हैं, तो ये वाली रे देखो ऐसे जाएगी और फिर इधर आ जाएगी, ये वाली रे ऐसे जाएगी और फिर इधर आएगी। दोनों को सेम समय लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यार यहाँ पर से देखो इतना जाकर के इस तरफ आई है, उतनी देर में ये यहाँ तक आ गई होती। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी बराबर होंगे, पैराबोला की प्रॉपर्टी है। तो इफेक्टिवली जितना टाइम सब रे को इस लाइन तक पहुंचने में लगता, उतना ही टाइम में वो सब अब फोकस पे पहुंच रहे होंगे, ये पैराबोला की प्रॉपर्टी। तो हम फिर पैराबोलिक मिरर्स क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको बनाना बहुत ही मुश्किल है और महंगे पड़ जाते हैं वो, इसीलिए। और हमारा काम चल जाता है स्फेरिकल मिरर से भी। कैसे चल जाता है, देखो हमारे पास कोई भी अगर पैराबोला है तो एक छोटे से रीजन में जब हमारा r इज मच मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उस केस में स्फेरिकल मिरर ऑलमोस्ट पैराबोलिक मिरर से कोइंसाइड करता है, तो हमारा ठीक ठाक काम चल जाता है, उतना इश्यू आता नहीं है। तो इसीलिए हम स्फेरिकल मिरर से ही काम चला लेते हैं।
स्फेरिकल मिरर से तो हमने काम चला लिया, लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आओ मेरी लाइव क्लासेस में जो होती हैं bit.ly/bomb physics पर फोड़ देंगे फिजिक्स पढ़ के। और ये सारी की सारी क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती है, तो जिसके बहुत सारे फायदे हैं। आप आइकॉनिक ऐप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि उसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इंडिया की टॉप फैकल्टी वहाँ हर महीने नए नए बैचेस लॉन्च करती है। तो प्लीज़ आ जाओ आज ही अपनी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, अपना फ्री प्लान अनलॉक करो मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके, और अपना आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अच्छी मेंटरशिप चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो और मेरा कोड यूज़ करो विक्रांत, उससे आपको मिलता है डिस्काउंट। मिलते हैं मेरी लाइव क्लास में जो कि अनअकैडमी।